प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, फिजियोथेरेपिस्ट मुश्किल समय में बनकर उभरे सिंबल ऑफ होप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में साइंस कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। कहा, देश के युवा वैज्ञानिक दुनिया भर में भारत का नाम कर रहे हैं रोशन। और विधानसभा अध्यक्ष ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा द्वारा पंचकूला में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन स्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिया। इस सम्मेलन का विषय वर्कआउट फॉर फिट इंडिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट हर उम्र के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ को दूर कर रहे हैं। मुश्किल के समय में फिजियोथेरेपिस्ट सिंबल ऑफ होप बनकर उभरे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अगर योग की विशेषज्ञता जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शरीर की जिन समस्याओं में फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, उनका समाधान कई बार योग में भी होता है। योग की एक्सपर्टीज जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शरीर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिनमें अक्सर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, उसका समाधान कई बार योग में भी होता है, आसनों में भी होता है। इसलिए आपको फिजियोथेरेपी के साथ साथ योग भी आता होगा तो आपकी प्रोफेशनल पावर बढ़ जाएगी। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आज भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रोबेशनर्स के 74 आरआर बैच की पासिंग आउट परेड हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में शामिल हुए और पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड में कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 25 सालों की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की है। 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 वर्ष पहले देश के आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां थीं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सुरक्षा का परिदृश्य देखें तो 3 बड़े हॉटस्पॉट
देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो ये तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के 3रे शैक्षणिक ब्लॉक और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के युवा वैज्ञानिक दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों ने कोविड के दौरान 2 कोरोना रोधी वैक्सीन की सफल खोज कर दुनिया के लोगों को कोविड से बचाया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोध को लेकर बजट में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश में दृश्य योजना के तहत ड्रोन को संचालित करने की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की। पास्ट में भूतकाल में तो बहुत वैज्ञानिक यहाँ हुए हैं, लेकिन अभी निरंतर अभी की जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण, जब देश में कोविड आया तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारतवर्ष के ऊपर एक शंका पैदा करनी शुरू कर दी कि शायद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारतवर्ष का होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके ये कहा कि एक अच्छी वैक्सीन हम तैयार करें ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें, दुनिया के लोगों को भी बचा सकें। 2 वैक्सीन हमने तैयार की और 200 करोड़ वैक्सीन वायल्स बना करके न केवल अपने देश में उसको सब लोगों को लगाया गया, बल्कि दुनिया के और देश जो इसको नहीं लगवा सकते थे उनको भी हमने भेजा और एक मानव जाति के कल्याण के लिए हमारा कदम आगे बढ़ा। ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है। विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे विद्यार्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने की बात कही। इस साइंस कॉन्क्लेव में से उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है और वे भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में इसी तरह शोध करते रहेंगे। उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट देखा जिससे हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हमारे साइंस के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और हमारी प्रदर्शनी देखी। आज हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए। उन्होंने हम सबके मॉडल सारे अच्छे से इंस्पेक्ट करे और सबको और हमारे मॉडल मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे हमारा वो भारत है उससे इस कार्यक्रम की वजह से वो भी बहुत डेवलप हो सकता है। वहीं प्रदेश भर में ई टेंडरिंग के लिए चल रहे सरपंचों के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों का कोई फंड कम नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ने सरपंचों और लोकल बॉडी के नगर निकाय प्रतिनिधियों के अधिकारों को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि काम को लेकर पारदर्शिता जरूरी है और सरपंचों को इस बात को समझना चाहिए। का तथ्य उसमें नहीं है, बल्कि इन सरपंचों की हमारे जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं उनकी हमने पावर्स बढ़ाई है, हमने ऑटोनॉमी की तरफ उनको ले गए हैं, उनकी स्वायत्ता बढ़ाई है कि अब उनके जो फंड्स हैं वो प्रदेश सरकार उसमें कोई कलम नहीं चलाए कि उनके सारे फंड उनको सुपुर्द किए जाएंगे। हाँ, काम करने के लिए पारदर्शिता ये ज़रूरी है। अब मन मर्जी से कोई कुछ भी कराएगा और कुछ भी किसी को देगा, किसी से लेगा, वो सिस्टम नहीं चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक समस्या, एक कठिनाई जो झेल रहे थे उसको पारदर्शिता में किया और जनता इसको समझ चुकी है। जनता में इसका स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा द्वारा पंचकूला में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष विभाग ने काफ़ी तरक्की की है और लोगों का होम्योपैथी में विश्वास बढ़ा है। इसमें बीमारी का इलाज बड़ी आसानी से होता है और कोविड के दौरान होम्योपैथी ने विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशी प्रसिद्ध डॉक्टर भी विश्व होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हैं। होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वहीं पंचकूला में 500 करोड़ का आयुष एम्स बनाया जा रहा है। पंचकूला में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष जो राजस्थान की जो हमारा
NIS है, उसका एक्सटेंशन यहाँ पर आयुष के एम्स के नाते पंचकूला में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से दिया है, जो बन करके लगभग तैयार हो चुका है। उसमें सभी प्रकार के, चाहे वो आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है और होम्योपैथिक है, हर प्रकार की डॉक्टर्स रिसर्च भी करेंगे और यहाँ पर लोगों का इलाज भी करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के प्रधान डॉक्टर विनोद सांगवान ने बताया कि इस सेमिनार में UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित देश के लगभग सभी राज्यों के डॉक्टर पहुंचे हैं। इसमें शोधकर्ता कोविड के बाद आई शारीरिक समस्याओं को सुलझाने के प्रयास करेंगे। नेशनल IASP की सानिध्य में इस बार हमें हरियाणा में पंचकुला में ये आयोजन करने का मौका मिला था और इसमें हमारे पूरे देश भर से और इसके सिवाय UAE, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स भी हैं। इसका उद्देश्य हमारा एक ये भी है कि हम ऐसे आयोजन के द्वारा आम पब्लिक में अवेयरनेस भी लाएं और होम्योपैथी क्या अपना योगदान दे रही है, किन बीमारियों में कितना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकती है, ये बिना किसी नुकसान रहित दवा है, बहुत सस्ती भी है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूं। उनके विचारों से प्रेरित होकर हम ये सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं कि विकास का लाभ वंचितों और दलितों तक पहुंचे। हम राष्ट्रीय प्रगति और गरीबों की सेवा के लिए उनके प्रयासों को कभी नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। पंडित जी ने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता व गरिमा का उच्चतम आयाम स्थापित किया और अद्वितीय संगठनकर्ता व प्रखर वक्ता के रूप में सभी को मातृभूमि की सेवा के प्रति सदैव प्रेरित किया। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृतकाल का बजट है जो देश की भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 में देश के स्वरूप की नींव रखी गई है। उन्होंने केंद्रीय बजट की अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देगा और महंगाई को काबू में रखेगा। बजट में मेक इन इंडिया का विजन स्पष्ट दिखाई देता है। बजट में युवा वर्ग के कौशल विकास की व्यवस्था व कौशल कर्मियों के क्षमता संवर्धन के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार का कुशल वित्तीय प्रबंधन बजट में बखूबी दिखता है। भारत में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की एक परिकल्पना की गई है और भारत में युवा शक्ति की कोई कमी नहीं है। केवल उसको आधुनिक हुनर के माध्यम से उसको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत थी, वो कौशल विकास के माध्यम से। और इस बजट में खास तौर पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान की एक नई योजना भारत सरकार ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार ये की है कि भारत का जो ग्रामीण शिल्पकार है उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देके उसके उत्पाद की बिक्री के लिए उसको MSME चेन के साथ जोड़ के और उसको स्वयं का कोई भी उत्पाद निर्माण करने के लिए मुद्रा लोनिंग से गारंटी फ्री लोन देके उसको समृद्ध किया जाएगा। इसके लिए जो बेस्ट से बेस्ट चीज बनाएगा उसको वो विश्वकर्मा कौशल सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम भारत के प्रधानमंत्री ने उठाया है। फरीदाबाद में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में इस बार पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। मेले में आने वालों को पूर्वोत्तर भारत की कला और संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। मेले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
36वें सूरजकुंड मेले में इस बार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को थीम स्टेट बनाया गया है, यानी कि पूरे 8 पूर्वोत्तर राज्यों की हर एक चीज आपको इस बार सूरजकुंड मेले में मिल जाएगी। वहाँ की खान पान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ का नृत्य, संगीत, सभी इस वक्त सूरजकुंड मेले में अपनी छटा बिखेर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस एरिया में जहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं हर तरफ जो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। हमारे साथ अमर है। अमर, आप बताइए क्या क्या खास है इस बार, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत पर फोकस है सूरजकुंड मेले में, तो क्या कुछ खास आप लाए हैं? हम लोग नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट है, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, सब मिला के हम लोग 120 आर्टिजन्स को लेके आया है यहाँ पे, जिसको हम 60 स्टॉल में उन लोगों को जगह दिया है। और उसके अलावा हम लोगों के पास 6 डेमोन्स्ट्रेटर हैं जो आपको लाइव उन लोगों का काम आपको दिखाएगा। मिरर सब, पीकॉक भी है हमारा, सब कुछ अच्छा है। हाँ, सब हाथ से बनाया हुआ मैडम, बांस का चीज है, हाथ से बनाया हुआ होता है। ये भी बेम्बू से, बेम्बू का एक एक स्टिक ऐसे करके निकलना पड़ता है बेम्बू से। तो आप देख सकते हैं कि कितना बारीक काम है, हाथ का काम है, बैम्बू से बना हुआ है। बहुत ही कलरफुल बैग्स हैं और ये सब तमाम चीजें जो हैं वो बैम्बू से बनाई गई हैं। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश से ये लोग यहाँ पर आए हैं, ये कलाकार, और यहाँ पर हम देख रहे हैं खासी भीड़ जुट रही है। पूर्वोत्तर भारत के खान पान की बात करें, वहाँ की संस्कृति की बात करें, वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें और वहाँ के लोक नृत्य संगीत की बात करें। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ में हर तरह के कल्चर को, फोक डांस को प्रेजेंट करने के लिए हम आए हैं ना नॉर्थ ईस्ट से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो बहुत अच्छा रहा, अभी तक जितना भी हम लोग ने यहाँ किया, परफॉर्मेंस दिया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा हम लोग का। लोग मिल रहे हैं, फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। हाँ, लोग कैसे? हाँ, बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग भी यहाँ फर्स्ट टाइम आए ना, तो हम लोग के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हाँ, आपने और डांसर्स को भी मिले, आपने कार्निवल में बाकी डांसर्स के साथ भी पार्टिसिपेट किया, वो कैसा रहा? हाँ, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि डिफरेंट डांस फॉर्म करने को मिल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।